हम स्टार्ट करते हैं पेज 164 सेक्शन 2। ठीक है, आरएनए वायरसेस ऑल रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट द रेट्रोवायरस एंड द इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, ये जितने भी आरएनए वायरसेस होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि डीएनए वायरसेस जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेट करते हैं एक्सेप्ट रेट्रोवायरस एंड द इन्फ्लुएंजा वायरस। रेट्रो फ्लू इज़ आउटा साइट। ठीक है, यानी कि रेट्रो फ्लू यानी रेट्रो से रेट्रो वायरस और फ्लू से इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, और ये जो है वो साइटोप्लाज्म से बाहर रेप्लिकेट करते हैं। इसमें आता है रियो वायरसेस है, पिकोरना वायरसेस हैं, इसमें हीपी वायरसेस और कैलिसी वायरसेस, फ्लेवी वायरसेस हैं, टोगा वायरसेस हैं, मटैनो वायरस हैं, रेट्रो वायरसेस हैं, कोरोना वायरसेस हैं, ऑर्थोमिक्सो वायरसेस हैं, पैरामिक्सो वायरसेस हैं, रैप्डो वायरसेस हैं, फिलो वायरसेस और अरीना वायरसेस और बनिया वायरसेस और डेल्टा वायरसेस। सबसे पहले इसमें आते हैं रियो वायरसेस। ठीक है, इनका एनवेलप नहीं होता। ये जो आरएनए वायरसेस होते हैं इनके पास एनवेलप प्रेजेंट होता है, सिवाय इनमें जो है वो 4 वायरसेस के। वो 4 वायरसेस में एक रियो वायरस है। पिकोरना वायरस का वैसे ही साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तो इसमें वैसे ही एनवेलप नहीं होता। हीपी वायरस, ठीक है, हीपी वायरस और कैलिसी वायरसेस। ठीक है, ये 4 ऐसे हैं जिनके पास एनवेलप नहीं होता, जबकि बाकी सारे वायरसेस के पास एनवेलप होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आरएनए स्ट्रक्चर। रियो वायरसेस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है और लीनियर है और मल्टी सेगमेंटेड भी है। इसमें जो है वो जीनोम जो है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड और लीनियर है और साथ में मल्टी सेगमेंटेड है। पिकोरना वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव सेंस है, लीनियर है। ये पॉजिटिव सेंस का हमें मतलब पता है कि ये वो वायरसेस होते हैं जिसमें जो वायरल प्रोटीन्स हैं वो रेडिली ट्रांसलेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस है। ठीक है, और लीनियर है। उसके बाद हीपी वायरस भी सेम सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड है और पॉजिटिव सेंस है और लीनियर है। कैलिसी वायरसेस भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, पॉजिटिव सेंस है, लीनियर है। फ्लैवी वायरसेस भी इसी तरह है। टोगा वायरस और मटैनो वायरस भी इसी तरह है। उसके बाद आता है रेट्रो वायरसेस। रेट्रो वायरसेस भी इसी तरह है, लेकिन इसमें 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कोरोना वायरसेस भी सेम सिंगल स्ट्रैंडेड, पॉजिटिव सेंस और लीनियर है। फिर ऑर्थोमिक्सो वायरसेस, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन ये नेगेटिव सेंस है। ठीक है, और लीनियर है, इसके 8 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑर्थोमिक्सो वायरसेस के जो हैं वो 8 सेगमेंट्स होंगे। पैरामिक्सो वायरसेस जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड, नेगेटिव सेंस और लीनियर, नॉन सेगमेंटेड, इनके सेगमेंट्स जो हैं वो नहीं होते। रैप्डो वायरसेस जो है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड, नेगेटिव सेंस और लीनियर। ठीक है, तो फिलो वायरसेस भी इसी तरह है। अरीना वायरसेस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड, पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस, सर्कुलर और 2 सेगमेंट्स इसके होते हैं। ठीक है, और बनिया वायरसेस के 3 सेगमेंट्स होंगे। और डेल्टा वायरस भी जो है, बनिया वायरस और डेल्टा वायरस भी सिंगल स्ट्रैंडेड, नेगेटिव सेंस और सर्कुलर है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ज़्यादातर जो आरएनए वायरसेस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, बल्कि सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस हैं। सिर्फ एक है जो पहले नंबर पे आया था, रियो वायरसेस जो हैं वो डबल स्ट्रैंडेड हैं, बाकी सारे के सारे ये आरएनए वायरसेस जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। फिर हमने देखा कि इसमें जो ज़्यादातर वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस ज़्यादातर लीनियर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि तकरीबन यहाँ पे सारे ही लीनियर हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सर्कुलर हैं वो आखिरी 3 वाले हैं, अरीना वायरसेस, बनिया वायरस और डेल्टा वायरस। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड का हमने देखा कि सारे सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, सिवाय जो है वो पहले नंबर पे जो आता है रियो वायरस। ठीक है, वो इसमें जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, बाकी सारे सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। लीनियर भी हमने देखा कि सारे के सारे लीनियर हैं, लेकिन आखिरी एंड पे जो आते हैं, ठीक है, अरीना वायरस, बनिया वायरस और डेल्टा वायरस, ठीक है, ये तीनों जो हैं ये सर्कुलर हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस का क्या हिसाब है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पिकोरना वायरस जितने भी हैं ज़्यादातर इसमें पॉजिटिव सेंस ही हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑर्थोमिक्सो वायरस से स्टार्ट होती है नेगेटिव सेंस। ठीक है, और अरीना वायरस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि ज़्यादातर जो है वो पॉजिटिव सेंस होते हैं
ऑर्थोमिक्सो से जो है वो नेगेटिव सेंस स्टार्ट होती है। ऑर्थोमिक्सो के बाद पैरामिक्सो आ जाएगा, रेप्टो आ जाएगा, फिलो आ जाएगा, फिर एंड में अरीनो, बनिया और डेल्टा आएंगे। तो ये वाले जो हैं अरीना जो है वो अरीना वायरस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंसेस में प्रेजेंट है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो है वो सेगमेंट्स किस किस के पास सेगमेंट्स होंगे। तो इसमें जो एक ऑर्थोमिक्सो वायरस है उसके 8 सेगमेंट्स होते हैं। अरीना वायरस है इसके 2 सेगमेंट्स होंगे। बनिया वायरस के 3 सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, तो एक अरीना है, बनिया है और ऑर्थोमिक्सो वायरसेस के पास सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। फिर रेट्रो वायरसेस की जो है वो एक यूनिक फीचर है कि इनके पास 2 कॉपीज़ होती हैं। ठीक है, ये किसी और के पास ये वाला फीचर नहीं है। 2 कॉपीज़ होंगी रेट्रो वायरसेस की। उसके बाद हम देखते हैं कैप्सिड की सिमेट्री। ठीक है, रियो वायरसेस में आइकोसाहेड्रल, ठीक है, डबल, और उसके बाद पिकोरना में भी आइकोसाहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ तक ही पी वायरस, कैलिसी वायरस, फ्लेवी वायरसेस, टोगा वायरसेस सारों की कैप्सिड की सिमेट्री क्या है, आइकोसाहेड्रल। मटोना वायरस भी जो है वो भी आइकोसाहेड्रल। रेट्रो वायरस की क्योंकि 2 कॉपीज़ होती हैं तो इसमें आइकोसाहेड्रल और कॉनिकल। तो इसमें जो ये आइकोसाहेड्रल है वो HTLV है और कॉनिकल जो है वो HIV है। ठीक है, रेट्रो वायरसेस के बाद जो है वो कोरोना वायरसेस जो है वो हेलिकल है। कैप्सिड की सिमेट्री जो है वो इसकी हेलिकल है। ऑर्थोमिक्सो वायरस हेलिकल, पैरामिक्सो भी हेलिकल, यहाँ से बस हेलिकल स्टार्ट हो जाना है। फिर रेप्टो वायरस, फिलो वायरसेस, अरीना वायरसेस, बनिया वायरसेस सारे के सारे हेलिकल हैं। डेल्टा वायरस के कैप्सिड की सिमेट्री अननोन है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सबसे ऊपर वाले वायरसेस हैं उन सारों की आइकोसाहेड्रल है। फिर ऑर्थोमिक्सो वायरस से हेलिकल स्टार्ट, कोरोना वायरस से हेलिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद से सारों की हेलिकल होगी और डेल्टा वाला जो डेल्टा वायरस है उसकी अनसर्टेन होगी। ठीक है, उसके बाद इनके मेडिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। रियो वायरसेस में आते हैं रोटा वायरस। इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डायरिया इन द यंग चिल्ड्रन मे बी फैटल। रोटा वायरस जो है वो यंग चिल्ड्रन में इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डायरिया है, मे बी फैटल है। पिगोना वायरस, पिगोना वायरसेस में आता है एक तो पोलियो वायरस, एक इको वायरस, एक राइनो वायरस इसमें आता है, कोक्सैकी वायरस आता है, HIV यानी हेपेटाइटिस A वायरस। ठीक है, तो पोलियो वायरस जो है वो पोलियो साल के अंदर 7 वैक्सीन्स। ठीक है, पोलियो के लिए जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं हमें पोलियो साल के नाम से होता है और एक पोलियो 7 के नाम से होता है। तो ये हम 2 वैक्सीन यूज़ करते हैं। ठीक है, एक इसमें जो है वो IPV है और एक OPV है। ठीक है, तो IPV जो है वो इंट्रामस्कुलर पोलियो वैक्सीन है और OPV जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है। ईको वायरस एसेप्टिक मेनिंजाइटिस करवाता है। रीनो वायरस जो है वो कॉमन कोल्ड करवाएगा। कॉक्सैकी वायरस एसेप्टिक मेनिंजाइटिस करवाएगा। हरपेंजीना, ठीक है, हरपेंजीना भी करवाता है। माउथ ब्लिस्टर्स एंड फीवर, हैंड फुट एंड द माउथ डिजीज़, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस करवा सकता है। HIV जो है वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करवाता है। पर्च के नाम से याद रख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से वायरसेस इन्वॉल्व हैं। P से इसमें पोलियो वायरस है, E से इसमें इको वायरस है और R से इसमें राइनो वायरस है, C से इसमें कोक्सैकी वायरस है और H से इसमें हेपेटाइटिस A वायरस है। EP वायरस में आता है HEV। हीपी वायरस जो है उसमें है हेपेटाइटिस E वायरस और उसके बाद आता है कैलिसी वायरसेस, ये नोरो वायरसेस में आता है जो वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस करवाता है। फ्लेवी वायरसेस में आता है हेपेटाइटिस C वायरस और येलो फीवर, डेंगू और वेस्ट नाइल वायरस इसमें आता है जीका वायरस। ठीक है, फ्लेवी वायरसेस में जो है वो हेपेटाइटिस C वायरस आता है, येलो फीवर इसमें आएगा, डेंगू आएगा, वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस करवाता है, फ्लैचेड पैरालिसिस और जीका वायरस। ठीक है, उसके बाद है टोगा वायरस। टोगा वायरस में आता है टोगा क्रियो। ठीक है, इसमें आता है एक चिकुनगुनिया वायरस, को इन्फेक्शन विद द डेंगू वायरस का नकर। रूबेला इसमें आता है रूबेला वायरस, फॉर्मली या टोगा वायरस। ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न इक्वीन एनसेफेलाइटिस। तो इसमें एक तो चिकुनगुनिया वायरस है, ठीक है, जो को इन्फेक्शन करवाता है डेंगू वायरस के साथ मिलके। और उसके बाद एक इसमें रूबेला है। रूबेला वायरस जो है उसको पहले टोगा वायरस, सिंपली टोगा वायरस कहते थे। ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न इक्वीन एनसेफेलाइटिस।
ठीक है। तो इसमें जो है वो एनसेफेलाइटिस भी हो रही होती है। टोगा वायरसेस जो हैं वो इसमें एनसेफेलाइटिस भी करवाते हैं। मटैनो वायरस में जो है वो रूबेला है, ठीक है। और रूबेला मटैनो वायरस में आता है, लेकिन फॉर्मली इसको टोगा वायरस में इन्वॉल्व करते थे। उसके बाद आते हैं रेट्रो वायरसेस। रेट्रो वायरसेस जो है वो हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रेट्रो वायरसेस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है, ठीक है। तो इसमें है HTLV टी सेल लुकेमिया और HIV, ठीक है। तो इसमें HIV आता है जिसका जो है वो कैप्सिड की सिमेट्री कॉनिकल है, और एक इसमें HTLV है जो कि टी सेल लुकेमिया करवाता है। कोरोना वायरसेस ने कॉमन कोल्ड करवाना है, सार्स करवाना है, कोविड-19 भी कोरोना वायरसेस ने करवाया। फिर उसके बाद इसमें जो है वो मर्स के नाम से भी है, तो ये देख लेते हैं, और HTLV को भी देख लेते हैं। The human T lymphotropic virus type 1 is also known as the acronym HTLV1 और ऐसा ह्यूमन टी सेल लुकेमिया वायरस टाइप 1, ठीक है। ये ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस टाइप 1 है। इसको हम जो है वो HTLV1 भी कह लेते हैं, और ऐसा ह्यूमन टी सेल लुकेमिया वायरस टाइप 1 भी इसको कहते हैं। द वायरस कैन कॉज अ टाइप ऑफ कैंसर कॉल्ड अडल्ट टी सेल लुकेमिया एंड लिम्फोमा, ठीक है। ये जो है ये वायरस एक कैंसर भी करवा सकता है जिसको हम अडल्ट टी सेल लुकेमिया ATL भी कहते हैं, ठीक है। या अडल्ट टी सेल लिम्फोमा भी इसको कहते हैं। HTLV ट्रांसमिटेड प्राइमरीली थ्रू द इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड्स के ज़रिए ये ट्रांसमिट हो सकता है, इंक्लूडिंग ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क एंड सीमन, ठीक है। इन फ्लूइड्स के ज़रिए जो है ये वाला वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद HIV है। HIV ने जो है वो एड्स करवानी है, ठीक है। कोरोना वायरसेस ने कॉमन कोल्ड करवाना है, ठीक है। और सार्स, ठीक है, देख लेते हैं। कोविड-19 का तो हमें पता है, इसमें सार्स का और मर्स का देख लेते हैं क्या होता है। सार्स होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये करवाना है कोरोना वायरसेस ने। और मर्स है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, और एक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, कॉमन कोल्ड और कोविड-19 है। तो ये सारे जो है वो कोरोना वायरसेस ने करवाने हैं। ऑर्थोमिक्सो वायरस ने जो है वो उसमें आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। पैरामिक्सो वायरस में आता है एक पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, जिसने क्रूप करवाना होता है। फिर एक रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस इसमें आता है जिसने ब्रोंकियोलाइटिस इन बेबीज़ करवाना है। मीजल्स और मम्स भी जो है वो पैरामिक्सो वायरसेस ने करवाने हैं। रेब्डो वायरसेस में आता है रेबीज़ वायरस, ठीक है। फीलो वायरसेस में आता है इबोला वायरस और मारबर्ग हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। तो इबोला और मारबर्ग हेमोरेजिक फीवर ओफन फैटल, ये सारे फीलो वायरसेस में आते हैं। अरीना वायरसेस में आता है LCMV, ठीक है, लिम्फोसिटिक कोरियो मेनिंजाइटिस वायरस, ठीक है। तो इसने करवाना है, इस वायरस का नाम है ये लिम्फोसिटिक, ठीक है, कोरियो मेनिंजाइटिस वायरस, लसा फीवर एंसेफेलाइटिस स्प्रेड बाय द रोडेंट्स। अरीना वायरस इसने जो है वो एंसेफेलाइटिस करवानी है एक तो, और दूसरा इसने कोरियो मेनिंजाइटिस करवानी है। लिम्फोसिटिक कोरियो मेनिंजाइटिस वायरस और लसा फीवर एंसेफेलाइटिस है, ठीक है, जो कि स्प्रेड बाय रोडेंट्स हैं। बनिया वायरस, ठीक है, ये कैलिफोर्निया एंसेफेलाइटिस करवाएगा। सैंड फ्लाई रिफ्ट वैली फीवर्स इसने करवाने हैं, और क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर्स, और हेंटा वायरस भी इसमें आता है जिसने हेमोरेजिक फीवर और निमोनिया करवाना है। डेल्टा वायरस में आता है हेपेटाइटिस डी वायरस इज डिफेक्टिव, रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस टू रेप्लिकेट, ठीक है। डेल्टा वायरस में हेपेटाइटिस डी वायरस है। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। डिफेक्टिव से हमें याद रहेगा कि इसे हेपेटाइटिस बी वायरस की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस इसको HBsAg से प्रोवाइड करता है जो कि इसका वाला प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि कौन से वायरसेस के ग्रुप्स के अंदर कौन से वायरसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो ए है, जो हर वायरस के साथ एक ए छोटा सा लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि ये आर्बो वायरस है। आर्बो वायरस है, आर्थ्रोपोड बोन है, यानी कि ये वायरस जो है ये इंसेक्ट्स के ज़रिए, आर्थ्रोपोड्स के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट होता है, यानी मॉस्किटोज और टिक्स के ज़रिए ये ट्रांसमिट होने वाला वायरस होता है। इसको हम आर्बो वायरस कहते हैं क्योंकि ये आर्थ्रोपोड के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है। उसके बाद आते हैं नेगेटिव स्ट्रैंडेड वायरसेस। नेगेटिव स्ट्रैंडेड वायरसेस, ठीक है, इन्होंने क्या करना है, मस्ट ट्रांसक्राइब नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड टू पॉजिटिव सेंस,
ठीक है। तो इन्होंने जो है वो नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करना होता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड के लिए। वायरियंस ब्रिंग्स इट्स ऑन, ठीक है, ये वाले जो वायरसेस होते हैं इनके पास अपना ही आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दे इंक्लूड अरीना वायरसेस, बनिया वायरसेस, पैरामिक्सो वायरस एंड ऑर्थोमिक्सो वायरस, फिलो वायरसेस एंड द रेप्डो वायरसेस। ठीक है, ये वो वायरसेस हैं जिनके पास अपना ही आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें आते हैं ऑलवेज ब्रिंग अ पॉलीमरेज और फेल रेप्लिकेशन। ठीक है, एक इसमें अरीना वायरस है, बनिया वायरस है, पैरामिक्सो वायरस है, ऑर्थोमिक्सो वायरस है, फिलो वायरसेस और रेप्टो वायरस। सेगमेंटेड वायरसेस नेगेटिव स्ट्रैंडेड वायरसेस में जो पहली लाइन लिखी हुई है कि मस्ट ट्रांसक्राइब नेगेटिव स्ट्रैंड टू पॉजिटिव स्ट्रैंड, पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो कंफर्म कर लें, क्योंकि ये मेरी समझ में नहीं आई कि नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब जो है वो क्यों करना पड़ता है इन्हें फॉर पॉजिटिव सेंस। तो ये चीज़ को जो है वो कंफर्म कर लें, ये मेरी समझ में तो नहीं आई। उसके बाद आती है सेगमेंटेड वायरसेस। ऑल आर आरएनए वायरसेस। सेगमेंटेड वायरसेस जो हैं वो सारे के सारे आरएनए वायरसेस होते हैं। दीज इंक्लूड बनिया वायरस इसमें आ गया, ठीक है, 3 सेगमेंट्स इसके होते हैं। ऑर्थोमिक्सो वायरस आ गया इसमें। इन्फ्लुएंजा वायरस इसकी कैटेगरी में आता है, 8 सेगमेंट्स होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के। अरीना वायरस के 2 सेगमेंट्स होते हैं। रियो वायरसेस के जो हैं वो 10 to 12 सेगमेंट्स होते हैं। बोर्डिंग फ्लाइट 382 इन 10 to 12 मिनट्स, ठीक है। बोर्डिंग में जो BOAR है, इससे हमने देखा कि वायरसेस के नाम बन रहे हैं। B से बन गया बनिया वायरस, O से बन गया ऑर्थोमिक्सो वायरस, A से बन गया रीना वायरस और R से बन गया रियो वायरस। फ्लाइट 382, ठीक है, एक बनिया वायरस के 3 सेगमेंट्स हैं। फिर ऑर्थोमिक्सो वायरस के जो हैं वो 8 सेगमेंट्स हैं और अरीना वायरस के 2 सेगमेंट्स हैं। इन 10 to 12 मिनट्स। रियो वायरस के जो हैं वो 10 to 12 सेगमेंट्स हैं। उसके बाद आता है पिकोरना वायरस, ठीक है। इट इंक्लूड्स, पिकोरना वायरस में कौन कौन से वायरसेस आते हैं? पोलियो वायरस आता है, ईको वायरस है, रीनो वायरस है, कोक्सैकी वायरस और हेपेटाइटिस A वायरस पर्च के नाम से। RNA इज ट्रांसलेटेड इनटू वन लार्ज पॉलीपेप्टाइड। इसमें जो RNA है उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी और उससे वन लार्ज पॉलीपेप्टाइड बनता है। डेट इज़ क्लीव्ड बाय द वायरस एनकोडेड प्रोटीएजेज। और उस वन लार्ज पॉलीपेप्टाइड को जो है वो वायरस एनकोडेड प्रोटीएजेज ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्लीव कर देते हैं इनटू फंक्शनल वायरल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये प्रोटीएजेज जो हैं इस वन लार्ज पॉलीपेप्टाइड से जो है वो फंक्शनल वायरल प्रोटीन्स बना रहे हैं। पोलियो वायरस, ईगो वायरस एंड कोक्सैकी वायरस आर दी एंट्रो वायरसेज एंड कैन कॉज एसेप्टिक दैट इज़ वायरल मेनिंजाइटिस। एंट्रो वायरसेज में जो है वो पोलियो वायरस, ईगो वायरस और कोक्सैकी वायरस है और ये एसेप्टिक यानी वायरल मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं, ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस जो है वो पोलियो वायरस, ईको वायरस और कोक्सैकी वायरस करवा सकते हैं। ये एंट्रो वायरसेज हैं। रीनो वायरस, ये एक पिकोरना वायरस है, ठीक है। पिकोरना वायरस में देखा कि पर्च में जो R है उससे रीनो वायरस बनता है। नॉन एनवेलप्ड RNA वायरस है ये, ठीक है, नॉन एनवेलप्ड होता है, RNA होता है। कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये कॉमन कोल्ड करवाता है। ग्रेटर देन 100 सेरोलॉजिक टाइप्स, इसकी सेरोलॉजिक टाइप्स जो हैं वो 100 से भी ज़्यादा होती हैं। एसिड लबाइल है, डिस्ट्रॉयड बाय द स्टमक एसिड, देयरफॉर डज नॉट इन्फेक्ट द GI ट्रैक्ट। GI ट्रैक्ट को ये इसीलिए जो है वो इन्फेक्शन नहीं करवा सकता क्योंकि GI ट्रैक्ट के अंदर जो है वो एसिड होता है और ये एसिड लबाइल है यानी गैस्ट्रिक एसिड से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, अनलाइक दी अदर पिकोरना वायरसेस, ठीक है। और ये डिफरेंस इसका जो है वो दूसरे जो है वो पिकोरना वायरसेस से हमने ऊपर भी पढ़ा कि पोलियो वायरस, ईको वायरस और कोक्सैकी वायरस एंट्रो वायरस यानी GI ट्रैक्ट को ये अफेक्ट करते हैं और साथ में ये मेनिंजाइटिस भी करवा सकते हैं यानी CNS को भी अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है रोटा वायरस, ठीक है, ये सेगमेंटेड है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड वायरस है। रोटा वायरस जो है वो रियो वायरस के या रियो वायरस की टाइप होती है, ठीक है, और इसमें सेगमेंटेड है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है, सेगमेंटेड डबल स्टैंडर्ड। सारे के सारे RNA वायरस जो हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड हैं, लेकिन ये एक रोटा वायरस रियो वायरस के टाइप जो है वो डबल स्टैंडर्ड RNA इसके अंदर होता है और ये सेगमेंटेड भी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल कॉज ऑफ इन्फेंटाइल गैस्ट्रोएंटराइटिस, ठीक है, इन्फेंट्स के अंदर जो है वो
मोस्ट कॉमन कॉज है ये गैस्ट्रोएंटराइटिस का। मेजर कॉज ऑफ एक्यूट डायरिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ये जो है ये एक्यूट डायरिया करवाता है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग विंटर, एक्सपेशली इन द डे केयर सेंटर्स एंड द किंडर गार्डन्स, ठीक है, उन क्राउडेड प्लेसेस में जहाँ पे जो है वो बहुत सारे इन्फेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे गैस्ट्रोएंटराइटिस हो रही होती है रोटा वायरस की वजह से। Without destruction with the trophy leads to the decreased absorption of the sodium and the loss of potassium, ठीक है, विलस डिस्ट्रक्शन इसमें हो जाती है, ठीक है, विलस डिस्ट्रक्शन के साथ उसकी एट्रॉफी हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो सोडियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाती है और पोटेशियम का लॉस भी इसमें डिक्रीज़ हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम डिक्रीज़ होगी और लॉस ऑफ पोटेशियम डिक्रीज़ होगा क्योंकि विलस की डिस्ट्रक्शन और एट्रॉफी हो रही होगी। रोटा वायरस इज इक्वल टू राइट आउट दी एनस, ठीक है, राइट आउट दी एनस, क्योंकि इसने जो है वो डायरिया करवाना है। CDC रिकमेंड्स रूटीन वैक्सीनेशन ऑफ ऑल इन्फेंट्स एक्सेप्ट दोज विद द हिस्ट्री ऑफ इंटरसेप्शन और SCID, ठीक है, सीवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे है कि ये जो CDC है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। तो ये सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल जो है इसने रिकमेंड किया है कि जो जितने भी इन्फेंट्स हैं उनकी रूटीन वैक्सीनेशन की जानी चाहिए रोटा वायरस के अगेंस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट दोज विद द हिस्ट्री, उनके अलावा जिनके अंदर इंटरसेप्शन हुई हुई है, रियर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रोटा वायरस वैक्सीनेशन, ठीक है, जिनके अंदर इंटरसेप्शन हुई हुई है या फिर सीवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इसके अलावा सारों के अंदर जो है वो रोटा वायरस की वैक्सीनेशन की जानी चाहिए। इसके बाद ये वाली डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे रोटा वायरस की अपीयरेंस दिखाई हुई है, ठीक है, ये सेगमेंटेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, RNA वायरस है, ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस जो है वो इस तरह की ये वाली डायग्राम में दिखाई हुई है। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंजा वायरसेस। इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो हैं वो ऑर्थोमिक्सो वायरसेस के टाइप में होते हैं, ठीक है, इनका यानी कि जो इनका ग्रुप है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं वो ऑर्थोमिक्सो वायरसेस हैं। ये इन्वेलप्ड होते हैं, नेगेटिव सेंस हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस विद सेगमेंटेड जेनोम, इनका जेनोम भी जो है वो हम सेगमेंटेड होता है, ठीक है, कंटेन्स हीमाग्लूटिनिन, ठीक है, तो इसमें जो है वो हीमाग्लूटिनिन होता है, बाइंड्स सियालिक एसिड एंड प्रमोट्स वायरल एंट्री एंड न्यूरामिनिडेज प्रमोट्स प्रोजेनी वायरियन रिलीज एंटीजेंस, ठीक है, एक तो इनके अंदर जो है वो हीमाग्लूटिनिन होता है और एक न्यूरामिनिडेज होता है। हीमाग्लूटिनिन का क्या काम है कि इसने सियालिक एसिड को बाइंड करना है और वायरल एंट्री को प्रमोट करना है, यानी कि हीमाग्लूटिनिन जो है वो वायरल एंटीजन जो है वो वायरस का जो है वो विरुलेंस को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, ये वायरल एंट्री को प्रमोट कर रहा है, तो ये तरह से वायरस की अटैकिंग पावर को प्रमोट कर रहा है। तो दूसरा इसमें न्यूरामिनिडेज है, ये प्रमोट्स करता है प्रोजेनी वायरियन रिलीज़, ठीक है, ये न्यूरामिनिडेज जो है वो वायरियन रिलीज़ को जो है वो करता है प्रमोट, ठीक है, न्यूरामिनिडेज के एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, और इन्होंने वायरियन रिलीज़ को जो है वो प्रमोट करना है। पेशेंट्स एट रिस्क फॉर द फैटल बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, ठीक है, पेशेंट्स जो हैं वो रिस्क में होते हैं फैटल बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शंस, ठीक है, बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन का मतलब ये है कि पहले किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उसी के ऊपर जो है वो बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो गया। मोस्ट कॉमनली जो हो रहा होता है ये स्टेफिलोकोकस उरियाज की वजह से स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एंड द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये 3 जो हैं ये वायरल इन्फेक्शंस के बावजूद जो है वो बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शंस करवा रहे होते हैं। ट्रीटमेंट इसमें सपोर्टिव है विद और विदाउट न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर, ठीक है, तो इसमें हमने सपोर्टिव ट्रीटमेंट करनी है लेकिन हमें इसके साथ हम न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर भी दे सकते हैं। उसमें जो है वो आता है वो सल्टामीविर और ज़ैनामीविर, ठीक है, मीविर वाले जो हैं वो न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स हैं। हीमाग्लूटिनिन लेट्स द वायरस इन, न्यूरामिनिडेज, ठीक है, सेंड्स द वायरस अवे, ठीक है, ये वायरस को निकलने में हेल्प करता है। न्यूरामिनिडेज हीमाग्लूटिनिन जो है वो वायरस की एंट्री में हेल्प करता है। Reformulated vaccine contains viral strains most likely to appear during the flu season, ठीक है, due to the virus rapid genetic change। यहाँ पे एक वैक्सीन का बताया हुआ है जो कि जिसका नाम है रीफॉर्मुलेटेड वैक्सीन, ठीक है, ये जो रीफॉर्मुलेटेड वैक्सीन है इसको द फ्लू शॉट भी कहते हैं, ठीक है, द फ्लू शॉट, रीफॉर्मुलेटेड वैक्सीन आल्सो कॉल्ड द फ्लू शॉट, कंटेन्स वायरल स्ट्रेन्स, इसके अंदर वायरल स्ट्रेन्स होती हैं
ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली अपीयर होती हैं ड्यूरिंग द फ्लू सीज़न के दौरान जो वायरल स्ट्रेन अपीयर हो रही होती हैं वो इस वैक्सीन के अंदर उन्होंने रखी होती हैं। ठीक है, ड्यू टू द वायरस रैपिड जेनेटिक चेंज है, और इन स्ट्रेन्स को ये ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि वायरस का जो रैपिड जेनेटिक चेंज होता है, इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के वैक्सीन के अंदर वही वाली स्ट्रेन्स रखी जाएँ जो फ्लू सीज़न के दौरान में अपीयर हो रही हैं, क्योंकि वायरस के अंदर ये चीज़ होती है कि वो अपना जेनेटिक चेंज बहुत ही रैपिडली कर लेते हैं। किल्ड वायरल वैक्सीन इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, किल्ड वायरस वैक्सीन भी हम यूज़ करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कंटेन्स टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट दैट रेप्लिकेट्स इन द नोज बट नॉट इन द लंग एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रानेजली। ठीक है, जो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होता है उसके अंदर टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट हमने डाला होता है। ठीक है, वो नोज़ के अंदर तो रेप्लिकेट कर सकता है लेकिन लंग के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रानेजली। सडन शिफ्ट इज़ मोर डेडली दैन द ग्रेजुअल ड्रिफ्ट। ये सडन शिफ्ट और ड्रिफ्ट को हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो शिफ्ट होती है वो ज़्यादा डेडली होती है एज़ कम्पेयर टू द ड्रिफ्ट। सडन शिफ्ट जो है वो ज़्यादा डेंजरस है ग्रेजुअल ड्रिफ्ट के मुकाबले में। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, लेकिन अब हमें ये पता करना है कि ये शिफ्ट और ड्रिफ्ट असल में क्या चीज़ें हैं। तो ये आगे बताई हुई है कि जेनेटिक एंटीजेनिक शिफ्ट और जेनेटिक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो जो ड्रिफ्ट क्या होती है और शिफ्ट क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस को दफ़ा देख लेते हैं। ये ऑर्थोमिक्सो वायरसेस हैं, एनवेलप्ड हैं, नेगेटिव सेंस हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं, जेनोम इनका सेगमेंटेड होता है, इनके अंदर हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनीडेज दोनों होते हैं। ठीक है, पेशेंट्स को रिस्क होती है कि कहीं उन्हें बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शंस ना हो जाएं स्टेफिलोकोकस ऑरियास, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। ट्रीटमेंट इनकी सपोर्टिव होती है विदाउट न्यूरामिनीडेज इनहिबिटर। हीमाग्लूटिनिन जो है वो वायरस की एंट्री करवाता है, न्यूरामिनीडेज उसको इजेक्ट होने में मदद करता है। वैक्सीन जो जिसका नाम रीफॉर्मुलेटेड वैक्सीन है उसके अंदर हमने वायरल की वो स्ट्रेन्स यूज़ की हुई हैं जो फ्लू सीज़न के दौरान में अपीयर होती हैं, क्योंकि वायरस का जेनेटिक चेंज बहुत ही रैपिडली हो रहा होता है। किल्ड वायरल वैक्सीन को हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। लाइव एट्यूनेटेड वायरल वैक्सीन के अंदर जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट होता है। ठीक है, इसी वजह से वो नोज़ के अंदर एप्लीकेशन कर पाता है लेकिन लंग के अंदर वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकेगा क्योंकि दोनों में टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, और इस तरह के वैक्सीन को हम इंट्रानेजली एडमिनिस्टर करेंगे। सडन शिफ्ट जो है वो ग्रेजुअल ड्रिफ्ट से ज़्यादा डेडली है। अब हम देखते हैं कि ये शिफ्ट और ड्रिफ्ट क्या होती है। तो यहाँ पे जेनेटिक एंटीजेनिक शिफ्ट, तो यहाँ पे है जेनेटिक एंटीजेनिक शिफ्ट इन्फेक्शन ऑफ वन सेल बाय द टू डिफरेंट सेगमेंटेड वायरसेस। तो इसमें वन सेल का जो है वो इन्फेक्शन हुआ है टू डिफरेंट सेगमेंटेड वायरसेस से। ठीक है, सेगमेंटेड वायरसेस हमने देख ली हैं कि कौन कौन से वायरसेस सेगमेंटेड वायरसेस के लिस्ट में आते हैं। तो टू डिफरेंट सेगमेंटेड वायरसेस जो है वो वन सेल का इन्फेक्शन करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्वाइन इन्फ्लुएंजा एंड द ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरसेस। ठीक है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरसेस ने एक ही सेल को जो है वो इन्फेक्ट कर दिया। उसकी वजह से आरएनए सेगमेंट रीअसॉर्टमेंट हो गई। ठीक है, रीअसॉर्टमेंट हमें पता है कि डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं वो अपने जेनेटिक मटीरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इस चीज़ को हम रीअसॉर्टमेंट कहते हैं। ड्रामेटिकली डिफरेंट वायरस, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो एक डिफरेंट वायरस जो है वो वजूद में आ गया, इसको हम कहते हैं जेनेटिक शिफ्ट। मेजर ग्लोबल, ये जो जेनेटिक शिफ्ट है ये मेजर ग्लोबल आउटब्रेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी पैंडेमिक्स। ठीक है, ये मेजर ग्लोबल आउटब्रेक्स और पैंडेमिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रही है। उसके बाद हम देखते हैं जेनेटिक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ठीक है, रैंडम म्यूटेशन इन द हीमाग्लूटिनिन और द न्यूरामिनीडेज जीन्स। ठीक है, ये जो हीमाग्लूटिन और न्यूरामिनीडेज जीन्स है उनके अंदर रैंडमली एक म्यूटेशन आ जाती है। माइनर चेंजेस इन दी एच ए और दी एन ए प्रोटीन। ठीक है, जिसकी वजह से माइनर चेंजेस आएंगे एच ए और एन ए प्रोटीन ड्रिफ्ट अकर फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो माइनर चेंजेस जो हैं वो एच ए और एन ए प्रोटीन के अंदर फ्रिक्वेंटली होने लगेंगे। लोकल सीजनल आउटब्रेक्स, ठीक है, एपिडेमिक्स। ठीक है, एपिडेमिक्स के लिए हमने देखा कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट रिस्पॉन्सिबल है। पैंडेमिक्स के लिए हमने देखा कि एंटीजेनिक शिफ्ट रिस्पॉन्सिबल है। ड्रिफ्ट में हमने देखा कि हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनीडेज के जीन्स के अंदर जो है वो रैपिड म्यूटेशन आ जाती है, रैंडम म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से एच ए और एन ए में जो है वो माइनर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, वो माइनर चेंजेस की वजह से फिर जो वायरस जो है वो वजूद में आता है, ठीक है, वो लोकल सीजनल आउटब्रेक्स करवाता है, यानी एपिडेमिक्स करवाता है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं एक वायरस ए है और एक वायरस बी है।
ठीक है। वायरस ए और वायरस बी ने दोनों ने होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर दिया एट द सेम टाइम, तो एंटीजेनिक शिफ्ट हो गई, न्यू स्ट्रेन बन गया। उसके बाद वो वायरस ए ने जो है वो होस्ट सेल को जब अकेले में इन्फेक्ट करना है तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होगी। ठीक है। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में वायरस ए ही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस, माइनर से चेंजेस आए होंगे HA में और NA प्रोटीन्स में। ठीक है। HA और NA प्रोटीन्स के अंदर जो है वो माइनर से चेंजेस अगर आ जाएं, ठीक है, तो वो वायरस ए ही रहेगा, लेकिन उसके जो प्रोटीन्स हैं वो थोड़े बहुत मॉडिफाइड हो जाएंगे। तो ये चीज़ एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में है, जबकि एंटीजेनिक शिफ्ट में तो बिल्कुल ही न्यू स्ट्रेन बन गया है। तो ये दोनों डिफरेंस हैं। उसके बाद आता है रूबेला वायरस, अब मटैनो वायरस। ठीक है। ये मटैनो वायरस से बिलोंग करता है। कॉजेज रूबेला फॉर्मली कॉल्ड द जर्मन मीजल्स। ठीक है। मटैनो वायरस से बिलोंग करता है, ये रूबेला करवाएगा। रूबेला को हम पहले क्या कहते थे, जर्मन मीजल्स हम इसको कहते थे। ठीक है। 3 डे, ठीक है, 3 डे मीजल्स, फीवर, पोस्ट ओरिकुलर एंड दी अदर लिम्फाडिनोपैथी। ठीक है। तो इसमें फ़ीवर होगा, इसमें पोस्ट ओरिकुलर और अदर लिम्फ नोड्स की जो है वो इसमें स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन वगैरह होती है, लिम्फाडिनोपैथी हो जाएगी। आर्थरालजियाज इसमें होंगी, जॉइंट पेंस यानी फाइन मैक्यूलोपेपुलर रैश होगा, that starts on the face and spreads centrifugally to involve trunk and the extremities। इसमें एक मैक्यूलोपेपुलर रैश भी बन जाएगा जो फेस से स्टार्ट होगा और फिर वो स्प्रेड होता हुआ ट्रंक तक और एक्सट्रीमिटीज़ तक चला जाएगा। ये वाली डायग्राम में रैश दिखाया हुआ है जो फेस में स्टार्ट हुआ है और वो फिर आगे जो है वो सेंट्रीफ्यूगली जो है वो स्प्रेड हो रहा है और ट्रंक तक जा रहा है और फिर उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ में जा रहा है। कॉजेज माइल्ड डिजीज़ इन चिल्ड्रन पर सीरियस कॉन्जेनिटल डिजीज़। ठीक है। चिल्ड्रन में इसने जो है वो माइल्ड डिजीज़ करवानी है, लेकिन कॉन्जेनिटल डिजीज़ जो इसकी होती है वो बहुत ही सीवर किस्म की होती है। टॉर्च इन्फेक्शन उसको हम कहते हैं। ठीक है। जिसमें ये टॉर्च जो है ये निमोनिक होता है, इसमें आर से जो है वो रूबेला वायरस बनता है। कॉन्जेनिटल रूबेला फाइंडिंग्स इंक्लूड, ठीक है, इसके कॉन्जेनिटल फाइंडिंग्स में एक तो क्लासिक ट्रायड पूरा हो रहा होता है सेंसोरी न्यूरल डीफनेस का। ठीक है। सेंसोरी न्यूरल डीफनेस हो रही होती है, कैटरैक्ट्स होते हैं, द पेटेंट डक्टर्स आर्टरीओसिस इसमें हो सकता है। ठीक है। कि इसमें डीफनेस है, सेंसोरी न्यूरल डीफनेस है, कैटरैक्ट्स है यानी ईयर्स इन्फेक्ट हो रही हैं, आइज़ इन्फेक्ट हो रही हैं, द पेटेंट डक्टर्स आर्टरीओसिस यानी हार्ट भी अफेक्ट हो रहा है। ब्लूबेरी मफिन अपेयरेंस मे बी सीन ड्यू टू द डर्मल एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमाटोपोइसिस। ब्लूबेरी मफिन जैसी प्रेजेंस होगी, यानी कि ब्लू कलर की जो है वो प्रेजेंस इसमें हो रही होती है रूबेला इन्फेक्शन में, जो कॉन्जेनिटली जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। अपेयरेंस में भी सीन ड्यू टू द डर्मल, ये डर्मल एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमाटोपोइसिस की वजह से होती है। ठीक है। डर्मल एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमाटोपोइसिस, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लूबेरी जो है वो मफिन प्रेजेंस बनती है। ठीक है। तो हमने देखा रूबेला इन्फेक्शन को देख लेते हैं। ये मटैनो वायरस जो है उससे बिलोंग करता है रूबेला वायरस। ठीक है। रूबेला वायरस को पहले हम जर्मन मीजल्स वायरस भी कह लेते थे क्योंकि जर्मन मीजल्स करवाता था। इसमें जो है वो फीवर है, पोस्ट ऑरिकुलर और अदर लिम्फ नोड्स की लिम्फाडिनोपैथी भी इसमें है, आर्थरालजियाज हैं, कैटरैक्ट्स हैं, मैक्यूलोपेपुलर रैश हैं। ठीक है। मैक्यूलोपेपुलर रैश जो है वो फेस पे स्टार्ट होगा और ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ तक जाएगा। ठीक है। माइल्ड डिजीज़ चिल्ड्रन में होगी, यानी कि अगर चिल्ड्रन में ये इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर वो जो है वो इतना ज़्यादा सीवर नहीं होगा, माइल्ड होगा। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान हो जाएगा तो फिर ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ करवा देता है जो बहुत ही सीवर होगी। उसकी फाइंडिंग्स हमने देखा कि इसमें जो है वो सेंसोरी न्यूरल डीफनेस है, कैटरैक्ट्स हैं और पेटेंट डक्टर्स आर्टरीओसिस है। ब्लूबेरी मफिन अपेयरेंस में भी सीन ड्यू टू द डर्मल एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमाटोपोइसिस। उसके बाद आता है पैरामिक्सोवायरसेस। पैरामिक्सोवायरसेस कॉज डिजीज़ इन चिल्ड्रन। पैरामिक्सोवायरस ने भी जो है वो चिल्ड्रन में डिजीज़ करवानी है। दे इंक्लूड दोज दैट कॉज पैरा इन्फ्लुएंजा। ठीक है। इसमें अब कौन से वायरसेस आते हैं, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है। जो ग्रुप करवाता है। ठीक है। मम्स मीजल्स है इसमें, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस एंड द ह्यूमन मेटा नीमो वायरस। और सब टाइप्स कैन कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इन सारी की सारी टाइप से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवा देना है, जिसमें आता है ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया इन इन्फेंट्स। ठीक है। ब्रोंकियोलाइटिस इसमें आएगा और निमोनिया आ जाएगा। ऑल कंटेन सरफेस एफ फ्यूजन प्रोटीन।
ठीक है। सबके अंदर जो है वो सरफेस एफ फ्यूजन प्रोटीन होता है विच कॉजेज रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स टू फ्यूज एंड फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है। और सब टाइप ने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाना है जैसे ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया वगैरह इन्फेंट्स में। सबके अंदर एफ प्रोटीन है। ठीक है। इसको हम फ्यूजन प्रोटीन भी कहते हैं। इस फ्यूजन प्रोटीन ने रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स को फ्यूज़ करवाना एक दूसरे के साथ, और जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बन जाएंगे। पहली भी ज्यूमब दैट इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट एफ प्रोटीन प्रिवेंट्स निमोनिया caused by the respiratory syncytial virus infection in the premature infants। पहली भी ज्यूमब जो है वो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये एफ प्रोटीन के अगेंस्ट एक्ट करती है। ठीक है। ये निमोनिया को प्रिवेंट कर सकती है जो कि रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस ने करवाया होता है इन द प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। पहली भी ज्यूमब फॉर द पैरामिक्सो वायरस दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस प्रोफाइलैक्सिस इन प्रीमीज। ठीक है। सारा कुछ पी से है। पहली भी ज्यूमब है, पैरामिक्सो वायरस है, प्रोफाइलैक्सिस है, प्रीमीज है, या फिर प्रीमेच्योर इन्फेंट्स भी यहाँ पे कह सकते हैं। एक्यूट लरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। एक्यूट लरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस इज आल्सो कॉल्ड क्रूप। ठीक है। क्रूप हमने देखा कि पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस करवाता है, और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो बिलोंग कर रहा होता है पैरामिक्सो वायरसेस के ग्रुप से। ठीक है। तो इसमें है वायरस, यहाँ पे भी ये लिखा है कॉज बाय द पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस। वायरस मेम्ब्रेन कंटेन्स हीमाग्लूटिनिन। ठीक है। इसमें भी जो है वो हीमाग्लूटिनिन होता है वायरस के मेम्ब्रेन के अंदर, और हीमाग्लूटिनिन जो है वो सियालिक एसिड को बाइंड करता है और प्रमोट्स वायरल एंट्री। एंड न्यूरामिनीडेज भी इसमें होता है, प्रमोट्स प्रोजनी वायरियन रिलीज एंटीजेंस। रिजल्ट्स इन अ सी लाइक बार्किंग कफ। ठीक है। तो यहाँ पे ये बार्किंग कफ करवाएगा और इंस्पायरेटरी स्टीरोल। ठीक है। तो इसने क्या करवाना है, एक तो इसने बार्किंग कफ यानी कि ऐसा कफ जो बिल्कुल बार्किंग की तरह लग रहा होगा। ठीक है। और इसने एक इंस्पायरेटरी स्टीरोल भी करवाना है। नैरोइंग ऑफ द अपर ट्रैकिया। ठीक है। इसने अपर ट्रैकिया की नैरोइंग करवानी है एंड सबग्लॉटिस। ठीक है। अपर ट्रैकिया और सबग्लॉटिस की जब इसने नैरोइंग करवा देनी है तो वहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक स्टीपल साइन बनेगा ऑन दी एक्सरे। एक्सरे में हम देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैकिया की जो है वो बहुत ही ज़्यादा, और सबग्लॉटिस की, सबग्लॉटिस और ट्रैकिया की जो है वो यहाँ पे नैरोइंग हुई है जिसकी वजह से एक स्टीपल साइन बना हुआ है। तो ये साइन जो है ये हमें एक्सरे में नज़र आएगा जब पेशेंट को क्रूप हुआ होगा, और क्रूप को हम एक्यूट ट्रेकियो लरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। इसकी जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो बार्किंग कफ है और इंस्पायरेटरी स्टीरोल। फीवर वगैरह इसमें भी साथ में हो रहा होगा। उसके बाद आता है मीज़ल्स। ठीक है। मीज़ल्स रूबियोला वायरस। ठीक है। मीज़ल्स वाले वायरस को हम रूबियोला वायरस भी कह सकते हैं। यूज़र प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स प्रोड्रोमल फीवर। ठीक है। इसमें जो है वो प्रोड्रोमल फीवर हो रहा है, कफ है, कोरिजा है, कंजक्टिवाइटिस है, देन इवन द कॉप्लेक्स स्पॉट्स, ब्राइट रेड स्पॉट्स विद द ब्लू वाइट सेंटर। ठीक है। ब्राइट रेड स्पॉट्स हैं विद द ब्लू वाइट सेंटर ऑन द बक्कल म्यूकोजा। बक्कल म्यूकोजा के ऊपर ये कॉप्लेक्स स्पॉट्स भी इसमें बन जाते हैं, जो ये वाले डायग्राम में दिखाए हुए ये ब्राइट रेड स्पॉट्स होते हैं। इनका सेंटर जो है वो ब्लू या वाइट होगा, ब्लू वाइट जो है वो होगा द बक्कल मुकोजा पे इन्होंने बनना है। ठीक है। यानी कि चीक्स के अंदर वाली साइड पे बनते हैं। फॉरवर्ड 1 to 2 days लेटर बाय मैक्यूलोपैपुलर रैश। पहले फीवर हो गया। ठीक है। और कफ और कोरिजा कंजक्टिवाइटिस और कॉप्लेक्स स्पॉट्स पहले हो गए। उसके बाद जो है वो 1 to 2 days के बाद एक रैश स्टार्ट हो गया, मैक्यूलोपैपुलर रैश, दैट स्टार्ट्स एट द हेड एंड द नेक एंड देन स्प्रेड्स डाउनवर्ड। ठीक है। हेड एंड नेक में स्टार्ट हुआ और फिर डाउनवर्ड उसने जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट कर दिया। लिम्फाडेनेटिस विद द वार्थिन फिंकल्डी जॉइंट सेल्स। लिम्फाडेनेटिस होगी इसमें, यानी कि लिम्फ नोड्स की इन्फ्लामेशन हुई होगी, और साथ में इसमें कुछ जो है वो जॉइंट सेल्स होंगे जिन्हें हम कहते हैं वार्थिन फिकंडी फिकंडी फिनकैल्डी। ठीक है। फिनकैल्डी जॉइंट सेल्स इसमें बनेंगे। ये जो जॉइंट सेल्स हैं ये लिम्फोसाइट्स के फ्यूज्ड होने की वजह से बनते हैं इन द बैकग्राउंड ऑफ पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लाजिया। ठीक है। ये जो है ये सेल्स लिम्फोसाइट्स से फ्यूज्ड हो रहे हैं, ये बैकग्राउंड ऑफ द पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लाजिया। ठीक है। पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लाजिया की वजह से हो रहे होंगे। पॉसिबल सिक्वाइली सब एक्यूट सेक्टरोजिंग पैन एंसेफेलाइटिस। ठीक है। अब क्या क्या है जो मीजल्स की कॉम्प्लिकेशंस में आता है, तो एक इसमें सब एक्यूट सेक्टरोजिंग पैन एंसेफेलाइटिस है। पर्सनालिटी चेंजेस इसमें होंगी, डिमेंशिया होगा, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन एंड डेथ अकर्स ईयर्स लेटर्स।
एनसेफेलाइटिस इसमें हो सकती है, ठीक है, 1:1000। सिम्टम्स अपीयर विद इन फ्यू डेज ऑफ रैश। एनसेफेलाइटिस जो है वो विद इन फ्यू डेज ऑफ रैश के स्टार्ट हो जाती है। जाइंट सेल निमोनिया रेयर एक्सेप्ट इन इम्यूनोसप्रेस्ड। जाइंट सेल निमोनिया हो सकता है लेकिन ये बहुत ही रेयर है, इम्यूनोसप्रेस्ड में ज़्यादा कॉमन है। 4 सीज ऑफ द मीजल्स, कफ है, कोरिजा है, कंजक्टिवाइटिस है, कॉप्लिक स्पॉट्स हैं। Vitamin A supplementation can reduce morbidity and mortality from measles, particularly in the malnourished children। ठीक है, विटामिन ए से जो है वो हम मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, malnourished चिल्ड्रन में। निमोनिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मीजल्स एसोसिएटेड डेथ इन चिल्ड्रन। निमोनिया की वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा डेथ होती है उन बच्चों में जिन्हें मीजल्स हुआ हो। तो निमोनिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मीजल्स एसोसिएटेड डेथ इन चिल्ड्रन। ठीक है, मीजल्स को दोबारा देख लेते हैं। मीजल्स जो है इसको हम रूबियोला वायरस भी कहते हैं। इसकी जो पहले इसने करवाना है वो है फीवर, कफ, कोरिजा, कंजक्टिवाइटिस, कॉप्लिक स्पॉट्स। फिर 1 to 2 डेज़ के बाद इसका रैश स्टार्ट हो जाना है, जिसने जो है वो हेड और नेक से स्टार्ट होना है और डाउनवर्ड स्प्रेड हो जाना है। फिर लिम्फोडेनेटिस इसने करवानी है और इसके फ्यूज लिम्फोसाइट्स भी इसने करवाने हैं, ठीक है, इन द बैकग्राउंड ऑफ पैराकोर्टिकल हाइपरप्लाजिया। इसकी जो पॉसिबल सेक्वाली यानी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एंसेफेलाइटिस। इसमें पर्सनालिटी चेंजेस हैं, बिहेवियर चेंजेस, डिमेंशिया है यानी मेमोरी लॉस है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, डेथ है। एंसेफेलाइटिस पहले ही पैन एंसेफेलाइटिस या बगैर उसके पैन के जो है वो एंसेफेलाइटिस है। सिम्टम्स अपीयर विद इन फ्यू डेज ऑफ रैश। फिर जाइंट सेल निमोनिया है, रेयर है लेकिन इम्यूनोसप्रेस्ड में ये कॉमन है। उसके बाद विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जो है वो प्रिवेंट कर सकती है मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को इन द malnourished पेशेंट्स विद मीजल्स। निमोनिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द पेशेंट्स विद एसोसिएटेड मीजल्स। मम्स वायरस, दिस इज़ अनकॉमन ड्यू टू द इफेक्टिवनेस ऑफ MMR वैक्सीन। ठीक है, हम एक यूज़ करते हैं MMR वैक्सीन, ठीक है, जो उसकी इफेक्टिवनेस की वजह से जो है ये मम्स वायरस जो है वो अनकॉमन हो गया, इतना कॉमन अब नहीं रहा। MMR वैक्सीन इज़ अ वैक्सीन अगेंस्ट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, abbreviated as MMR. The first dose is generally given to children around 9 months to 15 months of age, with the second dose at 15 months to 6 years of age, with at least 4 weeks between the doses। MMR वैक्सीन जो है वो हम दे सकते हैं मम्स, मीजल्स और रूबेला को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, इसको MMR वैक्सीन भी कहते हैं। इसकी फ़र्स्ट डोज हमने देनी है 9 मंथ्स से 15 मंथ्स ऑफ एज में, फिर 15 मंथ से 6 ईयर्स ऑफ एज तक दूसरी डोज हमने दे देनी है, और डोजेस के दरमियान में एटलीस्ट 4 वीक्स की जो है वो गैप होना चाहिए, ठीक है। तो इस वैक्सीन की वजह से अब जो है वो मम्स बहुत ही अनकॉमन हो गया है, बहुत ही रेयर हो गया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव किस्म का जो है वो वैक्सीन है। उसके बाद देखते हैं इसके सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स में है पेरोटाइटिस, ठीक है, यानी पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन, ये वाली डायग्राम में शो की हुई है। ऑर्काइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस इसमें होती है। पैंक्रियाटिस, ठीक है, पॉम्प, ठीक है, POMP, पेरोटाइटिस, ऑर्काइटिस, मेनिंजाइटिस, पैंक्रियाटिस कैन कॉज स्टेरिलिटी स्पेशली आफ्टर पुबर्टी। मम्स मेक्स योर पेरोटिड ग्लैंड्स एंड टेस्टिस एज बिग एज पॉम्प्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर्बो वायरसेस ट्रांसमिटेड बाय द एडिस मॉस्किटोज, ठीक है। तो इसमें जो है वो आर्बो वायरसेस को देखेंगे जो आर्थ्रोपॉड बॉर्न्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आर्बो वायरसेस जो है वो ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो को देखेंगे। एक इसमें है चिकनगुनिया वायरस, ठीक है, एक इसमें डेंगू वायरस है, फिर एक येलो फीवर वायरस है, फिर इसमें जीका वायरस है, ठीक है। एक चिकनगुनिया वायरस है, डेंगू वायरस, येलो फीवर वायरस और जीका वायरस, ये सारे क्या हैं, आर्बो वायरसेस, ठीक है, विच आर ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटोज। चिकनगुनिया वायरस इज एन अल्फा वायरस मेंबर ऑफ द टोगा वायरस फैमिली, ठीक है, ये एक अल्फा वायरस है और ये मेंबर ऑफ द टोगा वायरस फैमिली है। ट्रांसमिटेड बाय द एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन दैट प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी पॉलीआर्थराइटिस कैन बिकम क्रॉनिक, इसका सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेटरी पॉलीआर्थराइटिस यानी डिफरेंट जॉइंट्स पे जो है वो इन्फ्लामेशन हुई होती है, ठीक है, इसके सिस्टेमिक इन्फेक्शन में। लेकिन यही इन्फेक्शन आगे क्रॉनिक भी हो सकता है यानी प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है,
अदर सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर होगा, साथ में मैक्यूलोपैपुलर रैश है, हेडेक है, लिम्फाडिनोपैथी है। हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस आर अनकॉमन वर्सेस डेंगू फीवर। इसमें हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस नहीं होती, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द डेंगू फीवर। डायग्नोज विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और सेरोलॉजी, नो एंटीवायरल थेरेपी एंड द नो वैक्सीन। चिकुनगुनिया वायरस में देखा कि इसमें जो है वो सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये एक अल्फ़ा वायरस है जो टोगा वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, एडिस मॉस्किटोज को ट्रांसमिट कर रहा है। इसका सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो है वो पॉलीआर्थराइटिस होती है, ठीक है, और वही इन्फेक्शन आगे क्रॉनिक भी हो सकता है। अदर सिम्टम्स में हाई फीवर है, लिम्फाडिनोपैथी है, हेडेक है, मैक्यूलोपैपुलर रैश है, ठीक है। हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन जिसकी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द डेंगू वायरस। इसको डायग्नोज हम करते हैं RT-PCR से और सेरोलॉजी से। सेरोलॉजी का मतलब है कि इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनके टीटर्स हाई हो जाते हैं, तो इस तरह से डायग्नोसिस होती है। नो एंटीवायरल थेरेपी, इसकी हमने सपोर्टिव ट्रीटमेंट करनी है क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही इसके लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन है। उसके बाद आता है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस जो है वो फ्लैवी वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है। ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो, इसको भी एडिस मॉस्किटो ने ट्रांसमिट करना है। मोस्ट कॉमन मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज़ इन द वर्ल्ड, ये फ्लैवी वायरस है, ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। मोस्ट कॉमन मॉस्किटो बोर्न, ये मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज़ इन द वर्ल्ड मोस्ट कॉमन है। डेंगू वायरस का हम सबको पता है कि मोस्ट कॉमन वाकई मोस्ट कॉमन मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज़ इन द वर्ल्ड है। कैन प्रेजेंट ऐसा डेंगू फीवर, ये डेंगू फीवर की तरह जो है वो प्रेजेंट हो रहा होता है, यानी कि इसमें फ़ीवर होता है, रैश होता है, हेडेक होता है, मियालजियाज होते हैं, ठीक है, मसल पेन यानी आर्थरालजियाज यानी जॉइंट पेन्स, न्यूट्रोपीनिया यानी न्यूट्रोफिल्स के लेवल बहुत डिक्रीज हो जाते हैं। एक तो ये डेंगू फीवर की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, दूसरा ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, उसमें डेंगू फीवर होता है प्लस ब्लीडिंग एंड प्लाज्मा लीकेज, ठीक है, इसमें ब्लीडिंग होगी और प्लाज्मा लीकेज हो रही होगी ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एक्सट्रीमली हाई और लो हेमाटोक्रिट। इसमें एक तो हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में लेकिन थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल बहुत ही कम हुआ होता है और एक्सट्रीमली हाई, ठीक है, और हेमाटोक्रिट जो है वो या तो एक्सट्रीमली हाई होगा या बहुत ज़्यादा लो होगा। और डेंगू शॉक सिंड्रोम की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो सकता है, इसमें प्लाज्मा लीकेज लीडिंग टू द सर्कुलेटरी कोलैप्स, ठीक है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में प्लाज्मा लीकेज होगी तो इस वजह से जो है वो सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, डायग्नोस्ड बाय द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑफ सेरोलॉजी। Dengue hemorrhagic fever is the most common in patients infected with a different serotype after their initial infection due to the antibody dependent enhancement of disease, ठीक है। इसमें हमने देखा है कि डेंगू वायरस के 3 प्रेजेंटेशन है, एक तो इसमें सिंपल डेंगू फीवर है, सिंपल डेंगू फीवर में जो है वो फीवर है और रैश है और मियालजियाज और अल्थरल्जियाज और न्यूट्रोपीनिया है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में जो है वो फीवर के साथ प्लाज्मा लीकेज और ब्लीडिंग भी है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से और एक्सट्रीमली हाई और लो हीमाटोक्रिट की वजह से। फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम में प्लाज्मा लीकेज बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ तक कि सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा। डायग्नोसिस इसकी सेरोलॉजी और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से होती है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है वो मोस्ट कॉमन इन पेशेंट्स, उन्होंने कहा है कि इनमें से जो सेकंड प्रेजेंटेशन थी डेंगू हेमोरेजिक फीवर की वो ज़्यादा कॉमन उन लोगों में है इन्फेक्टेड विद अ डिफरेंट सेरोटाइप आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, ठीक है, जो डिफरेंट सेरोटाइप के साथ इन्फेक्टेड हुए हों आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, ठीक है, इनिशियल इन्फेक्शन के बाद जो किसी और सेरोटाइप से जो है वो इन्फेक्टेड हुए हैं तो उनमें डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो रहा होता है ड्यू टू दी एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट ऑफ डिजीज़, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट ऑफ डिजीज़ की वजह से, ठीक है, यानी कि अगर पहले किसी को जो है वो इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, डेंगू के किसी और सेरोटाइप से, फिर बाद में उसको दोबारा इन्फेक्शन हुआ हो तो अब उसमें जो है वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, डिफरेंट सेरोटाइप आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, ठीक है, अगर उसको दोबारा डिफरेंट सेरोटाइप से इन्फेक्शन हो रहा है इनिशियल इन्फेक्शन के बाद तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि अब उनमें एंटीबॉडीज़ ही की वजह से डिजीज़ की एनहांसमेंट हो रही होगी। presents similarly to the चिकुनगुनिया वायरस एंड इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो वेक्टर, ठीक है, इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो भी चिकुनगुनिया वायरस की तरह सिमिलर है, ठीक है, चिकुनगुनिया वायरस से सिमिलर है, ठीक है, और ये भी जो है वो सेम मॉस्किटो वेक्टर यानी एडिस मॉस्किटो से ज़रिए ट्रांसफ़र हो रहे हैं। को इन्फेक्शन क्या ना कर, इसी वजह से इन दोनों के बीच को इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी एक के टाइम पे हो सकता है कि दोनों इन्फेक्शन हुए हों।
डेंगू वायरस इज मोस्ट लाइकली टू कॉज न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेमोरेज, शॉक एंड डेथ। जो कॉम्प्लिकेशंस डेंगू वायरस की हैं उसमें तो न्यूट्रोपीनिया है, न्यूट्रोफिल्स के लेवल कम होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स के लेवल कम होंगे, हेमोरेज हो सकता है, शॉक एंड डेथ। लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन यूजेस येलो फीवर वायरस एज अ बैकबोन। ठीक है, इसमें एक लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। ठीक है, इसमें एक लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन यूजेस येलो फीवर वायरस। ठीक है, इसका एक वैक्सीन है जिसे हम कहते हैं लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। वो येलो फीवर वायरस को ऐसा बैकबोन यूज़ करेगा इनटू विद द जीन्स फॉर द एनवेलप एंड द प्री मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ डेंगू वायरस हैव बीन इंसर्टेड। ठीक है, डेंगू वायरस को देख रहे थे तो इसमें जो है वो वैक्सीन जो हम यूज़ करते हैं वो लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है और उसमें येलो फीवर वायरस को ऐसा बैकबोन यूज़ किया गया है इनटू विच द जीन्स फॉर द एनवेलप एंड द प्री मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ डेंगू वायरस हैव बीन इंसर्टेड। यानी कि हम येलो फीवर वायरस के वैक्सीन को एक तरह से यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट द डेंगू वायरस, क्योंकि उन्होंने जो है वो जो वैक्सीन बनाया है जो कि लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है उसमें उन्होंने येलो फीवर वायरस को ऐसा बैकबोन यूज़ किया है। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने जीन्स इंसर्ट कर दी हैं फॉर द एनवेलप, यानी एनवेलप की जीन्स इंसर्ट की हैं और प्री मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ डेंगू वायरस। एनवेलप और प्री मेम्ब्रेन जीन्स फॉर द डेंगू वायरस उन्होंने इंसर्ट कर दी हैं येलो फीवर वायरस के अंदर। यानी कि ये वाला जो वैक्सीन है ये रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि इसके अंदर येलो फीवर जो वायरस है उसको बैकबोन बना के तो उस बैकबोन वाले वायरस के अंदर उन्होंने फिर जीन्स इंसर्ट की और उस जीन्स के अंदर उन्होंने जो है वो डेंगू वायरस के एनवेलप और प्री मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये इस तरीके से जो है वो डिज़ीज़ नहीं करवा सकेंगे और प्रोटेक्शन जो है वो इन्हांस कर देंगे अगेंस्ट डेंगू इन्फेक्शन। येलो फीवर वायरस, ठीक है, येलो फीवर वायरस, येलो फीवर वायरस जो है ये भी एक फ्लैवी वायरस है। ठीक है, आल्सो एन आर्बो वायरस ट्रांसमिटेड बाय द एडिस मॉस्किटोज। वायरस हैज़ ए मोंकी और द ह्यूमन रिजर्वॉयर। ठीक है, ये मोंकी और ह्यूमन रिजर्वॉयर यानी कि इन दोनों के अंदर एप्लीकेशन करता है। फ्लैवी इज इक्वल टू येलो जॉन्डिस। ठीक है, ये येलो फीवर वायरस भी डेंगू वायरस की तरह एक फ्लैवी वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है और ये भी एक आर्बो वायरस है क्योंकि ये भी एडिस मॉस्किटोज के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। इसके रिजर्वॉयर जो है वो ह्यूमन और मोंकी हैं। फ्लैवी इज इक्वल टू येलो। ठीक है, फ्लैवी का मतलब भी येलो होता है और ये जॉन्डिस भी करवा सकता है। ठीक है, सिम्टम्स में हाई फीवर है, ब्लैक वॉमिटस है, जॉन्डिस है, हेमोरेज और बैक एच। में सी कौंसिल मैन बॉडीज़। ठीक है, इसमें जो है वो सिम्टम्स इसके सिस्टेमिक सिम्टम्स एक तो हाई फीवर है और इसमें वॉमिटस जो है वो ब्लैक होगी यानी वॉमिटिंग जो है उसका मटेरियल जो है वो ब्लैक होगा। जॉन्डिस, ठीक है, येलो फीवर से वैसे भी लग रहा है कि ये येलो कलर के जॉन्डिस करवाएगा, पेलिंग ऑफ स्किन हो जाएगी और इसमें जो है वो पैलर होता है और हेमोरेज होगा, बैक एच होगा। इसमें कुछ बॉडीज़ बनती है जैसे हम कॉन्स्टेंट मैन बॉडीज़ कहते हैं, योसिनोफिलिक अपोप्टोटिक ग्लोब्यूल्स। लीवर बायोप्सी में हमें जो है ये बॉडीज़ मिलेंगी, ये योसिनोफिलिक होंगी यानी कि बहुत ज़्यादा पिंक अपीयरेंस इनकी होगी, अपोप्टोटिक ग्लोब्यूल्स होंगे ये। ठीक है, योसिनोफिलिक होंगी, अपोप्टोटिक होंगे यानी कि इनमें अपोप्टोसिस हुई होगी और ग्लोब्यूल्स होंगे ये। ठीक है, ये लीवर बायोप्सी में हमें मिलेंगे तो इन बॉडीज़ को हम कहते हैं कॉन्सिलमैन बॉडीज़। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर द ट्रैवलर्स टू एंडेमिक कंट्रीज़। ठीक है, इसके लिए येलो फीवर के लिए जो है वो हम लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन देते हैं उन लोगों को, उन ट्रैवलर्स को जिन्होंने उन कंट्रीज़ में जाना हो जहाँ पे येलो फीवर वायरस इन्फेक्शन जो है वो एंडेमिक है यानी कि वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम ट्रैवलर्स को लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन जो है वो येलो फीवर के अगेंस्ट दे देते हैं। इसके बाद आता है जीका वायरस। जीका वायरस भी एक फ्लैवी वायरस है, मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय दी एडिस मॉस्किटो बाइट्स। ठीक है, जीका वायरस भी एक फ्लैवी वायरस है और एडिस मॉस्किटो के बाइट्स के ज़रिए ये ट्रांसमिट होता है। कॉजेस कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये कंजक्टिवाइटिस करवाएगा। लो ग्रेड पायरिक्सिया, इसने जो है वो कंजक्टिवाइटिस करवाना है। लो ग्रेड पायरिक्सिया यानी कि जो है वो लो टेम्परेचर जो है उसने करवाना है।
ठीक है, हाई फीवर करवाएगा लेकिन उसका जो है वो टेम्परेचर कम होगा, इतना ज़्यादा हाई फीवर नहीं होगा। इची रैश इन 20% ऑफ केसेज। आउटब्रेक्स मोर कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। इसके जो आउटब्रेक्स हैं वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ज़्यादा कॉमन है। सपोर्टिव केयर नॉट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके लिए हमने कोई एंटीवायरल वगैरह नहीं देना, इसके लिए हमने सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट करनी है। डायग्नोज विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और सीरोलॉजी। ठीक है, इसको भी हम सेम तरीके से डायग्नोज करेंगे जिस तरीके से हमने डेंगू वायरस को किया। सेक्सुअल एंड द वर्टिकल ट्रांसमिशन अकर्स। इसमें सेक्सुअल और वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है वो हो सकती है। इन प्रेगनेंसी कैन लीड टू द मिस कैरेज ऑफ द कॉन्जेनिटल जीका सिंड्रोम। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर जीका वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर दे तो उस दौरान जो है वो मिस कैरेज भी हो सकता है, या फिर फीटस को जो है वो कॉन्जेनिटल जीका सिंड्रोम हो सकता है। कॉन्जेनिटल जीका सिंड्रोम में ब्रेन इमेजिंग जो है वो शोज वेंट्रिकुलोमेगाली। ठीक है, इसमें वेंट्रिकल्स का जो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, सब कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशंस। ठीक है, ये वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि वेंट्रिकुलोमेगाली है और साथ में सब कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशंस हैं। क्लिनिकल फीचर्स इन द अफेक्टेड न्यूबॉर्न्स इंक्लूड। अफेक्टेड न्यूबॉर्न्स के अंदर माइक्रोसेफली होगी, यानी कि स्कल का साइज़ डिक्रीज़ होगा, अक्यूलर एनोमैलीज होंगी। ठीक है, आइज इन्फेक्ट हो रही होंगी, मोटर एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी लाइक स्पेस्टिसिटी एंड सीजर्स। ठीक है, तो हमने देखा कि जीका वायरस जो है वो एडिस मॉस्किटो के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट होता है। ये एक फ्लैवी वायरस है और आर्बो वायरस है। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस और लो ग्रेड पायरेक्सिया और इची रैश तो ये 20% ऑफ केसेस में करवाता है। इसकी आउटब्रेक्स भी हो सकती हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। सपोर्टिव केयर हम इसके लिए करते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल एजेंट नहीं है। डायग्नोसिस इसकी सेम है एज द डेंगू वायरस। ट्रांसमिशन इसकी सेक्सुअल और वर्टिकल ट्रांसमिशन है। प्रेगनेंसी में अगर हो जाए तो मिसकैरेज और कॉन्जेनिटल जीका सिंड्रोम करवा सकता है। उसमें हमने ब्रेन इमेजिंग में देखा कि वेंट्रिकुलोमेगाली और सब कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशन इसने बना दी हैं। क्लिनिकल फीचर्स इन द अफेक्टेड न्यूबॉर्न्स। ठीक है, और अफेक्टेड न्यूबॉर्न्स में ब्रेन इमेजिंग के अलावा भी जो है वो माइक्रोसेफली और एक्यूलर एनोमैलीज और मोटर एबनॉर्मलिटी दैट इज़ मॉम। ठीक है, मॉम से MOM, माइक्रोसेफली एक्यूलर एनोमैलीज एंड मोटर एबनॉर्मलिटीज़। मोटर एबनॉर्मलिटीज़ में स्पास्टिसिटी एंड सीजर्स हैं। ठीक है, तुमने देखा कि जीका वायरस इस तरह से है। वर्टिकल ट्रांसमिशन को देख लेते हैं क्या होती है। Vertical transmission of pathogens. Transmission is more likely when the baby is in direct contact with the mother's fluid, such as during breastfeeding and also in the utero, if there are breaks in the placental barrier. Although most vertical transmission occurs during delivery. वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि जो बेबी है वो मदर्स के फ्लूइड के साथ जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये फ्लूइड जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। ये यूट्रस के दौरान, यूट्रस में भी जब बेबी रह रहा होता है यानी कि प्री नेटली भी ये वाला इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। इफ़ देयर आर ब्रेक्स इन द प्लेसेंटल बैरियर, के प्लेसेंटल बैरियर में जो है वो ब्रेक्स हो गए हैं। ठीक है, आल्दो मोस्ट वर्टिकल ट्रांसमिशन, लेकिन ज़्यादातर जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है वो डिलीवरी के दौरान होती हैं। तो हमने देखा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि बेबी जो है वो मदर्स फ्लूइड के साथ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ चुका है। इस वजह से जो जो इन्फेक्शन वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है वो रखते हैं, इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन मदर के फ्लूइड के थ्रू बेबी को स्प्रेड हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेबीज़ वायरस। ठीक है, रेबीज़ वायरस जो है वो बुलेट शेप्ड वायरस है। ठीक है, ये वाली डायग्राम में दिखाया हुआ है किस तरह से ये बुलेट शेप्ड वायरस दिखता है। नेगरी बॉडीज़। ठीक है, नेगरी बॉडीज़ इसने बनानी है जो कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं, वो बी वाली डायग्राम में दिखाई हुई हैं। ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं। ठीक है, और ये इनको हम कहते हैं नेगरी बॉडीज़, कॉमनली फाउंड इन द परकंजी सेल्स ऑफ द सेरिबेलम। सेरिबेलम के परकंजी सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं ये नेगरी बॉडीज़, एंड इन हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन्स। ठीक है, हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन्स और सेरिबेलम के परकंजी सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो इंक्लूजन्स हैं वो बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं नेगरी बॉडीज़। ठीक है, ये हमने देखा कि एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग ज़्यादा डार्क कलर की हैं। रेबीज़ हैज़ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। रेबीज़ का जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो लॉन्ग होता है, वीक्स टू मंथ्स बिफोर सिम्टम ऑनसेट। ठीक है, सिम्टम से पहले इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। ठीक है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज वाउंड क्लीनिंग प्लस इम्यूनाइजेशन विद द किलर वैक्सीन एंड द रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, रेबीज़ का जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड हमने देखा कि लॉन्ग होता है, वीक्स टू मंथ्स तक होता है बिफोर सिम्टम ऑनसेट। सिम्टम ऑनसेट से पहले पहले जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग है, वीक्स टू मंथ्स तक जा सकता है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जब हम देखें कि रेबीज़ वायरस का एक्सपोजर हो चुका है
और अब हमने जो है वो इसके इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अंदर जो प्रोफाइल एक्सेस करनी है वो ये है कि एक तो हम वाउंड क्लीनिंग कर देंगे, ठीक है, यानी कि वाउंड क्लीनिंग करेंगे। डॉग बाइट के बाद जो है वो जो वाउंड हुआ होगा उसको हम क्लीन करेंगे, प्लस इम्यूनाइजेशन विद द किल्ड वैक्सीन, और साथ में हम इम्यूनाइजेशन कर देते हैं किल्ड वैक्सीन के साथ, और रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। 3 चीज़ें हमने जो है वो पोस्ट एक्सपोजर के बाद कर देनी है। पोस्ट एक्सपोजर का मतलब ये है कि डॉग ने बाइट कर दिया है, ठीक है, अब हमें पता है कि जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, तो सिम्पटम ऑनसेट से पहले पहले जो हम कर सकते हैं, जो प्रोफाइल एक्सेस हम कर सकते हैं, उसमें हमने एक तो वाउंड क्लीनिंग कर देनी है, ठीक है, एक हमने इम्यूनाइजेशन कर देनी है, ठीक है, उसमें हमने जो है वो किल्ड वैक्सीन दे देना है, और रेबीज़ की इम्यूनोग्लोबुलिन भी हमने दे देनी है, यानी कि हम एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इम्यूनिटी करवा रहे हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर रहे हैं तो मतलब पैसिव इम्यूनिटी हो गई, और इसमें किल्ड वैक्सीन दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम एक्टिव इम्यूनिटी भी जो है वो भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, ये बात मैंने आगे भी कर दी है कि ये पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जाम्पल है। ट्रेवल्स टू द CNS बाय माइग्रेटिंग इन द रेट्रोग्रेड फैशन है, ये जो वायरस है ये CNS तक जो है वो ट्रैवल कर जाता है रेट्रोग्रेड फैशन में, माइग्रेट करता हुआ वाया डाइनिन मोटर्स। डाइनिन मोटर्स को ये यूज़ करता है, ठीक है, अब नर्व एक्सॉन्स, ठीक है, रेट्रोग्रेड फैशन में ये जा रहा होता है डाइनिन मोटर्स को यूज़ करते हुए, और नर्व के एक्सॉन्स के ज़रिए, ठीक है, एक्सॉन्स के ज़रिए ये जा रहा होता है। आफ्टर बाइंड टू दी स्ट्राइकोलिन रिसेप्टर्स, स्ट्राइकोलिन रिसेप्टर्स को बाइंड करने के बाद प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, अब प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ में क्या क्या है, फीवर है, मलेज है, एजिटेशन है, फोटोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया है, ठीक है, हाइपर सैलिवेशन है, पैरालिसिस है, कोमा है, और डेथ है। Infection more commonly from bat, raccoon and the skunk bite than from the dog bites in the United States. कहने के यूनाइटेड स्टेट्स में ये वाला जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा कॉमनली बैट के, रैकून के और स्कंक के बाइट से हो रहा है, ठीक है, मोर कॉमनली देन फ्रॉम द डॉग बाइट्स, ठीक है, डॉग बाइट की निस्बत इन चीज़ों की बाइट से ये ज़्यादा कॉमनली हो रहा है। एरोजोल ट्रांसमिशन फॉर एग्जांपल द बैट केव्स आल्सो पॉसिबल, इसकी एरोजोल ट्रांसमिशन भी हो सकती है, जैसे कि बैट केव्स, जो बैट की केव्स होती हैं वहाँ पे जो है वो बैट की जो है वो सिक्रीजन्स वगैरह होती हैं, तो अगर वहाँ पे कोई चला जाता है बैट की केव्स में और उसका एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है, एरोजोल ट्रांसमिशन वहाँ से भी फिर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इबोला वायरस। इबोला वायरस जो है ये एक फीलो वायरस है, ठीक है, फीलो वायरस होता है, ये वाली डायग्राम में इसकी अपीयरेंस शो की हुई है। फॉलोइंग एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अप टू 21 डेज, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जो सिम्टम ऑनसेट से पहले, यानी कि वायरस की एंट्री के बाद स्टार्ट होता है, और सिम्टम ऑनसेट से पहले तक ये जो है वो पीरियड होता है। तो इसमें क्या क्या है, ये 21 डेज़ का होगा इबोला वायरस के केस में, ठीक है। अब फॉलोइंग एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अप टू 21 डेज प्रेजेंट्स विद अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम्स, उसके बाद इसने अब्रप्ट ऑनसेट जो है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स का करवा देना है, ठीक है, जैसे डायरिया, वॉमिटिंग और हाई फीवर और मियालजियाज, कैन प्रोग्रेस टू द डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, डिफ्यूज हेमोरेज एंड शॉक, इसने जो है वो बहुत ही सीवियर किस्म की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस करवा सकता है, जैसे डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, हेमोरेज, शॉक, ठीक है, इस किस्म की। डायग्नोज विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विद इन 48 आवर्स ऑफ सिम्टम ऑनसेट, सिम्टम ऑनसेट के जो है वो 48 आवर्स के अंदर अंदर हम जो है वो RT और PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए इसको डायग्नोज करते हैं। हाई मोर्टेलिटी रेट, इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने देखा इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी जो हैं वो काफ़ी सीवियर किस्म की हैं, जैसे डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, हेमोरेज और शॉक वगैरह। ट्रांसमिशन रिक्वायर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडीली फ्लूइड्स, बॉडीली फ्लूइड्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए इसकी ट्रांसमिशन होती है। फोमाइट्स इंक्लूडिंग डेड बॉडीज़, फोमाइट्स में हमने देखा कि सब कुछ ही आ जाता है, फर्नीचर तक भी जो है वो फोमाइट्स में इन्वॉल्व है, ठीक है, बेडिंग हो गई, क्लॉथिंग हो गई और फर्नीचर वगैरह, उसके ज़रिए भी इबोला वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है, इंक्लूडिंग डेड बॉडीज़। फोमाइट्स में जो है वो डेड बॉडीज़ भी आ रही हैं, यानी कि अगर एक डेड बॉडी है, ठीक है, तो उसको ये इन्फेक्शन था इबोला वायरस का, तो अगर किसी ने उस डेड बॉडी को भी हाथ लगाया तो उससे भी ये स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्टेड बैट्स और प्राइमेट्स, ठीक है, बैट्स इन्फेक्टेड और प्राइमेट्स, ठीक है, डेट इज़ एप्स एंड मॉन्कीज, हाई इंसिडेंस ऑफ द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है,
ठीक है। तो इसमें जो है वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी इसके जो है उसके भी चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें जो है वो हमें पता है कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन का मतलब यह है कि जो लोग हमने हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए हैं उन्हें हम केयर दे रहे हैं, तो उन पेशेंट्स के ज़रिए वहाँ पे दूसरे पेशेंट्स को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। यहाँ तक कि हेल्थ वर्कर्स को भी हो सकता है। सपोर्टिव केयर देंगे, नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। वैक्सीनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स की हम वैक्सीनेशन कर देते हैं। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करेंगे। एंड बैरियर प्रैक्टिसेस फॉर दी हेल्थ केयर वर्कर्स आर की टू प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन। इबोला वायरस की जो हम देख रहे हैं ट्रांसमिशन, ये कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। ठीक है, हमने कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से स्प्रेड होता है, तो इसकी जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस को रिजेंबल कर रही है, और इसकी ट्रीटमेंट भी जो है वो तकरीबन कोरोना वायरस को रिजेंबल कर रही है। सपोर्टिव केयर हम कर रहे हैं, कोई डेफिनेटिव एंटीवायरल एजेंट्स नहीं है इसके लिए। वैक्सीनेशन हम जो है वो हम इसमें कॉन्टैक्ट्स की कर देंगे और आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की। ठीक है, और बैरियर प्रैक्टिसेस हम करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स की। ठीक है, तो इसकी जो ट्रांसमिशन है और उसकी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है और जो बिहेवियर हम कर रहे हैं सारा कुछ वो कोरोना वायरस को बहुत रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, बाकी इसमें हमने देखा कि इसमें जो सिम्टम्स जो हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स, डायरिया, वॉमिटिंग, हाई फीवर और मियालजियास। इसके सिम्टम्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस को रिजेंबल कर रहे हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स और डायरिया, वॉमिटिंग और हाई फीवर और मियालजियास। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रोग्रेस जहाँ पे ये कर रहा है वो यहाँ पे हमने देखा कि डिसएमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन, काफ़ी सीवर किस्म की इसकी प्रोग्रेशंस हैं। ठीक है, और डायग्नोसिस जिसकी RT-PCR से हो रही है विद इन 48 आवर्स ऑफ सिम्टम ऑनसेट। इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। SARS-CoV-2 is a novel positive sense single stranded RNA coronavirus and the cause of COVID-19 पैंडेमिक। ठीक है, उन्होंने कहा है कि SARS-CoV-2 जो है ये एक पॉजिटिव सेंस है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही रैपिडली जो है वो वायरल प्रोटीन्स बनाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, RNA वाला कोरोना वायरस है, और ये COVID-19 पैंडेमिक का जो है वो कॉज भी है। तो ये चीज़ MCQs में जो है वो आ सकती है कि COVID-19 का कॉज कौन सा वायरस है और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। क्लिनिकल कोर्स वेरीज है ऑफन एसिम्टोमेटिक। ठीक है, इसका क्लिनिकल कोर्स जो है वो वेरीज है। ठीक है, लेकिन ये ऑफन एसिम्टोमेटिक है। सिम्टम्स इंक्लूड, ठीक है, ये सिम्टोमेटिक है लेकिन अगर ये सिम्टम्स करवाए तो उसमें कॉमन सिम्टम्स हैं फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फटीग्ड। मोर स्पेसिफिक सिम्टम्स में है एनोस्मिया दैट इज़ लॉस ऑफ स्मेल और डिस्क्वीजिया दैट इज़ अल्टर्ड टेस्ट। ठीक है, टेस्ट अल्टर्ड हो जाएगा और एनोस्मिया होगा, ये इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। कॉमन में इसके फीवर और ड्राई कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फटीग्ड। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है उसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, हाइपर कोगुलेबिलिटी है। ठीक है, दैट इज़ थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग क्रिप्टोजेनिक और दी इस्केमिक स्ट्रोक। अब जो चीज़ें इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारी लाइफ थ्रेटनिंग है, जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, हाइपर कोगुलेबिलिटी दैट इज़ थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इंक्लूडिंग क्रिप्टोजेनिक और द इस्केमिक स्ट्रोक। शॉक हो सकता है, ऑर्गन फेलियर और डेथ। रिस्क फैक्टर्स फॉर द सीवियर इलनेस और द डेथ इंक्लूड इंक्रीजिंग एज। रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो इसकी इलनेस और डेथ को जो इंक्रीज़ करवाते हैं उसमें एक तो इंक्रीजिंग एज है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर ओबेसिटी है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, सीवियर कार्डियोपल्मोनरी इलनेस है। डायग्नोज बाय द NAAT, मोस्ट कॉमनली द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। ठीक है, NAAT हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट को, जिसके टाइप में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आ रहा है। टेस्ट डिटेक्टिंग वायरल एंटीजेंस आर टिपिकली लेस सेंसिटिव दैन NAATs। वो टेस्ट जो वायरल एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी NAAT टेस्ट, बट कैन बी परफॉर्म रैपिडली एंड मे बी मोर एक्सेसिबल। ठीक है, लेकिन हम उन टेस्ट को जो एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं ज़्यादा जल्दी एक तो परफॉर्म कर सकते हैं और जल्दी एक्सेसिबल होते हैं, यानी उनके रिजल्ट्स भी जल्दी आ जाते हैं। और स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड एरोजॉल्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड एरोजॉल्स के ज़रिए ये ट्रांसमिशन होती है। होस्ट सेल एंट्री अकर्स बाय द अटैचमेंट ऑफ द वायरस स्पाइक्स प्रोटीन टू द ACE2 रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन्स।
हमने देखा है कि जो होस्ट सेल है उसके अंदर इस वायरस की एंट्री हो रही होती है कि जो वायरल के स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, वो स्पाइक प्रोटीन्स, वायरल स्पाइक प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे सेल के S2 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देते हैं। जो S2 रिसेप्टर हमारे सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंटी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज़ कन्फर इम्यूनिटी, ठीक है, और एंटी स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, ये जो स्पाइक प्रोटीन्स वायरल के होते हैं जिसके ज़रिए अटैचमेंट कर रहा होता है, तो अगर हम एंटी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बना दें जो कि हमारे सेल में बन भी जाती हैं तो उससे हमें इम्यूनिटी मिल सकती है। वैक्सीनेशन इंड्यूसेस ह्यूमरल एंड द सेलुलर इम्यूनिटी, अगर हम वैक्सीनेशन करवाएंगे, ठीक है, तो हमें ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी दोनों मिल सकती हैं, विच डिक्रीजेज रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ट्रांसमिटिंग द वायरस, ठीक है, जिससे जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग और ट्रांसमिटिंग द वायरस की रिस्क डिक्रीज़ होगी एंड प्रिवेंट्स मोर सीरियस डिजीज़ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ। तो वैक्सीनेशन से हमें जो है वो सेलुलर और ह्यूमरल यानी एंटीबॉडीज़ वाली और सेलुलर यानी लिम्फोसाइट से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दोनों तरह की इम्यूनिटी हमें मिल सकती है, ठीक है, और इससे जो है वो हमें वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करने की और ट्रांसमिट करने की रिस्क डिक्रीज़ होगी और सीरियस कॉम्प्लिकेशन जैसे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह भी प्रिवेंट होगी। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड द सपोर्टिव केयर रिमेन द मेन स्टे ऑफ थेरेपी फॉर द हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स। हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे सकते हैं, सपोर्टिव केयर उन्हें देते हैं। ये उन्होंने कहा है कि मेन स्टे ऑफ थेरेपी है फॉर द हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स। डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर and the interleukin-6 pathway inhibitors may benefit some severely ill patients। सम सिविली इल पेशेंट्स में हमने डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, ठीक है, और रेमडेसिविर दे सकते हैं और इंटरल्यूकिन 6 पाथवे इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट्स को ये चीज़ें जो है वो बेनिफिट कर सकती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, तो सबसे ऊपर हमने देखा कि स्पाइक प्रोटीन्स बने हुए हैं। उसके बाद ये एनवेलप के अंदर लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, वो जो इस सारे को हम कहते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें जो है वो एम प्रोटीन है, ठीक है, एनवेलप के अंदर जो है वो डिफरेंट जगहों पे एम प्रोटीन लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो इसके अंदर हेलिकल कैप्सिड विद द वायरल आरएनए, इसके जो कैप्सिड होता है उसकी शेप जो है वो हेलिकल होती है और उसके कैप्सिड के अंदर जो है वो इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो कि आरएनए होता है, तो वो भी इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखते हैं ये हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, ठीक है, लेकिन इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने पेज 169 तक कवर कर लिया है।